हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी को। और जीके की आज हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि हमने सौरमंडल की पढ़ी थी, और आज हमारा इतिहास का सामान्य परिचय हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद भी आएगी और आपके लिए इम्पोर्टेंट तो रहेगी ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक सेकंड हम ले लेते हैं पहले पेन। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत, समाज, शासन या फिर पर्यावरण। तो आप सभी जानते हैं जो इतिहास है, इतिहास के अंदर हम अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि हमारा जो समय बीत चुका है उसका अध्ययन किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे, इसके बारे में बताना है। तो सेकंड का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड में बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, हेरोडोटस। ठीक है, जो प्रथम यूनानी इतिहासकार थे उनका नाम है हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः ये कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ऐसा कहने वाले कौन है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ये किसने कहा है? तो राइट आंसर हमारा तीसरे में कौन सा हो जाएगा? तीसरे में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, थ्यूसिडाइडिस। ठीक है, थ्यूसिडाइडिस है, उन्होंने ऐसा बोला था, इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। और ये भी आप साथ में देख भी सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कहाँ पर पूछे गए हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। पहले ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? ये पुस्तक का नाम है द हिस्ट्रीज। तो ये रचना किसने की है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या फिर प्लिनी। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ में कौन सा हो जाएगा? हेरोडोटस ने की है। ठीक है, हेरोडोटस हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? तो 5 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका है? बिल्कुल, इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन बताना है आपको किसका है। हीगेल, कार्ल मार्क्स, कलहन या फिर बर्नी। तो 6 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीगेल। ठीक है, जो हीगेल है उन्होंने कहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? ये किसने कहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है? हीगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी या फिर एच कार। तो 7 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीगेल। ये हीगेल का कथन है कि इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखते हैं हम। ये किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऐसा किसने कहा है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, कालिंगवुड या फिर एच कार। तो यहाँ पर 8th में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स का कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है जो कि इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है ना। वर्ग संघर्ष आपने अभी देखा है, इनका एक इतिहास क्या है, ये ऊपर देखा था। इतिहास, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ये मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इनमें से कौन है जिन्होंने द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 10 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंदात्मक भौतिकवाद। ठीक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो कि यूपीएससी 2011 में पूछा गया था।
इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, ऐसा कौन कहते हैं? स्टब्स, कारायल, सीले या फिर ट्रेवेलियन। तो बारे में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीले। ठीक है, इतिहास विगत की राजनीति है, ये कथन है सीले का। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कथन आपको दे रखे हैं, इतिहास की परिभाषा किस लेखक ने किस प्रकार से दी है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर कूट हमें चुनना है। ये देखिए, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 13 में हमारा देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब इनको मैच कर लेते हैं। ओक शार्ट, जो ओक शार्ट है, उन्होंने इतिहास की क्या परिभाषा दी है? उन्होंने दी है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, इतिहास में जो अतीत है वो वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन कहते हैं कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और कॉलिंगवुड का कहना है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी कहते हैं कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं है। ठीक है, विज्ञान कौन मानता है इतिहास को? तो ये ब्यूरी साहब मानते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, ऐसा किस दर्शन शास्त्री का कथन है? गायम बतिस्ता विको, बेनेडिटो क्रोचे, ओसवाल्ड स्पेंगलर या फिर अगस्टे काम्टे। तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेनेडिटो क्रोचे ने कहा है। ठीक है, ये क्रोचे का कथन है कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये कथन किसने कहा था? इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये कथन किसका है? E.H. कार, चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स या फिर V.A. स्मिथ। तो 15 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 में ए बिल्कुल ठीक है, E.H. कार। ठीक है, इनका कथन है कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त अक्षर है? जो बीसी हम यूज करते हैं, बीसी आपने देखा होगा, बीसी और एडी। तो ये कहां पर यूज करते हैं? एडी और बीसी, तो ये दोनों ही आपसे पूछ रहा है। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल या बुकिंग क्लर्क। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व आपने बहुत जगह पर लिखा देखा होगा हिंदी में। और एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू या फिर आफ्टर डेथ। तो 17 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 50 ईसा पूर्व। ठीक है, वर्ष 50 ईसा पूर्व ये किससे पहले आएगा? 150 ईसा पूर्व के पहले आता है या वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद में आता है? ईसा पूर्व की बात हो रही है। जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो 18 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, इसमें जितना ज्यादा होगा ना वो उतना ही पहले चला जाएगा। जैसे कि माइनस होता है ना, अपने उसमें पढ़े होंगे मैथ में जो इंटीजर्स होते हैं उसमें -1, ठीक है, -2 -1 से छोटा होता है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें जो छोटा अक्षर है वो बड़ा होता है और जितना बड़ा अक्षर होगा वो छोटा होता चला जाएगा। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी ये किस शताब्दी में आएगा? तो 1015 10वीं शताब्दी में आएगा या 11वीं शताब्दी में आएगा, ये आपको बताना है। ईसा पूर्व भी साथ में दे रखा है और ईसा भी दे रखा है। 1015 ईस्वी दे रखा है। तो बताइए राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, ये ईस्वी में आएगा ना कि ईसा पूर्व। यहाँ पर पूर्व नहीं दे रखा, हमारा क्वेश्चन में केवल ईस्वी दे रखा है, तो ईस्वी में आ जाएगा 11वीं ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनको भी आप देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर कूट हमें दे रखा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा देखते हैं एक बार। ये देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पर डी। ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 से अब आप मिला सकते हो इसको। 4 विक्रम संवत्सर यानी कि 58 ईसा पूर्व, शक संवत्सर बोलते हैं 78 ईस्वी पूर्व ईसा। ठीक है, 78 ईस्वी है केवल। और गुप्त संवत्सर बोला जाता है 320 ईस्वी। कली संवत्सर होता है 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, विक्रम संवत ये आप अब देख लीजिए 58 ईसा पूर्व,
इनको अच्छे से याद कर लेना, ये आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ये एलटी ग्रेड और जीआईसी की एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और डेली ये क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आप इसी तरह से बस अपना लाइक सब्सक्राइब भी करते चलें। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो अभी आपने देखा है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, 58 ईसा पूर्व। ठीक है, 58 ईसा पूर्व हमारा 31 में राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का जो प्रारंभ है वो 78 ईस्वी में किस सम्राट के शासनकाल में होता? उस समय किस सम्राट का शासनकाल था? तो 22 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, कनिष्क का शासनकाल था उस समय। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि जो भारत का नेशनल कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? हम जो कैलेंडर देखते हैं अपने घरों में तो वो किस संवत पर आधारित है? 23 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा शक संवत, ये शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत यानी कि 319 से 320 ईस्वी, इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो 24 में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाता है, द्वितीय को नहीं, ये ध्यान रखना। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपने राज्य आरोहण के स्मारक के रूप में किया था। ठीक है, इन्होंने गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया था वो किस रूप में किया था, किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्य आरोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है तथा नीचे दिए गए जो कोट है उससे आंसर अपना मिलाना है। विक्रम संवत 98 ईस्वा पूर्व में शुरू हुआ था, बिल्कुल अभी हमने देखा है। शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ था, बिल्कुल ईस्वी, इसमें ईसा ईस्वी लगाना है केवल। और गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ था। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ था। बताइए 26 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 26 में सी बिल्कुल ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, भारत में जो मुसलमान शासन का युग है वो माना जाता है 1526 से। ठीक है, जब बाबर आया था, बाबर का युद्ध हुआ था, ठीक है, इस समय से माना जाता है। 1192 का वो समय जब मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का तराइन का युद्ध हुआ था, ये वो समय है, लेकिन इससे मुसलमान शासन का आरंभ नहीं माना जाता है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? तो 27 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इन्होंने भी अपने राज्य आरोहण के उपलक्ष्य में ही की थी। निम्नलिखित में से वे कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? कलचुरी संवत कौन सा संवत कहलाता है? तो राइट आंसर हमारा 28 में कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल ठीक है, त्रैकूटक संवत। ठीक है, त्रैकूटक संवत हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो 29 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, और ये कितना है? 6। ठीक है, विक्रमादित्य जो छठे नंबर के थे उन्होंने किया था चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसने एक नए संवत की को चलाया था? तो 30 में हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ये लक्ष्मण सेन ने चलाया था। ठीक है, नए संवत चलाने का जो यश प्राप्त है वो लक्ष्मण सेन को है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 2009 में शक संवत का वर्ष हो गया, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से आप आगे भी अपना अंदाजा लगा सकते हैं। 31 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1931। ठीक है, शक संवत के अनुसार ये कौन सा वर्ष होगा? 1931, जो कि 2009 में हुआ था। ठीक है, यानी कि कितने समय का डिफरेंस है ये आप पता कर सकते हो। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा? विक्रम संवत 2070, अगर 2070 को हम ईसवी में स्थानांतरित करेंगे, रूपांतरित करेंगे, तो हमारा कितना इसमें से निकल करके आएगा? तो 32 में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2013 ईस्वी। ठीक है, 2013 ईस्वी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? आप अपना आंसर गैस करिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ।
21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या फिर 248 वर्ष। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो 33 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 135 वर्ष का अंतर है विक्रम एवं शक संवत के बीच में। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कौन सा हो जाएगा? तो 34 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 600 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 600, केवल 600 दे रखा है तो विक्रम संवत में इसे कितना माना जाएगा? 600 माना जाएगा। अगर शक वर्ष हमारा 465 है तो आप इसमें लगा सकते हो 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 135 वर्ष का अंतर है 465 और 600 के बीच में। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? 135 वर्ष आपको इसमें से घटाना है। ठीक है, 2063 में से अगर हम क्या करेंगे, शक संवत घटा देंगे इसमें तो कितना आंसर हो जाएगा? 2063 में से 35 का आंसर हमारा क्या होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1928। 1928 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो 36 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। पुरातत्व में जो स्तर विन्यास पद्धति है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के लिए। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? तो 37 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलर्ड लिब्बी। ठीक है, विलर्ड लिब्बी ने किया था, ये ध्यान रखना है। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? काष्ठ, अस्थि, काष्ठ यानी कि लकड़ी, हड्डियां और शंख, इनके पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सी तरकीबें जो इनमें से अपनाई जाती है? तो 38 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। जो कार्बन डेटिंग है वो किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त की जाती है? जीवाश्म, चट्टाने, पौधे। तो 39 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 39 में हमारा जीवाश्म बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? मानव जी ने जब चलना सीखा था, उसने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, लिखना सीखा या फिर घर बना करके रहना सीख लिया था। तो 40 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जब मानव ने लिखना सीखा था। ठीक है, जब मानव ने लिखना सीखा था तब से प्राग इतिहास का अंत माना जाता है और इतिहास का आरंभ माना जाता है। यहाँ पर हम 40 ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो हम कल ये क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे आपकी जीके की क्लास के लिए। ठीक है, बहुत टाइम लगता है तो आप प्लीज बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना जो बच्चे नए हैं। धन्यवाद।